हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12 केमिस्ट्री पहला चैप्टर जिसका नाम है भाई विलियन। आज हम इस चैप्टर के ना न्यूमेरिकल्स करने वाले भाई। आज ही नहीं, पिछले वाले लेक्चर में भी ना हमने इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स ही किए थे। सर ये दूसरा लेक्चर है न्यूमेरिकल्स का। मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर की पूरी थ्योरी हम खत्म कर चुके हैं। उसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट हमने अपने जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, उसकी डेरिवेशन नहीं देखे हैं, तो आप जाकर वहां देख सकते हो, उसका पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ सकते हो। अगर आपको केवल न्यूमेरिकल्स करने हैं तो एक न्यूमेरिकल कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल के हम इस चैप्टर के ना 3 लेक्चर बनाने वाले हैं, जो सिर्फ और सिर्फ विलियन वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स वहां पर रहेंगे। और 3 लेक्चर में ये हमारा सेकंड लेक्चर है। सर इसका मतलब एक लेक्चर पहले हो चुका है। उस लेक्चर में हमने क्या किया था भाई, हम जो न्यूमेरिकल करने वाले ना वो करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक से। जो हमारी एनसीईआरटी बेस्ड बुक होती है, या फिर एनसीईआरटी बुक की हम बात करें तो एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। और एनसीईआरटी में 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। कौन कौन से? सर एक तो होते हैं हमारे उदाहरण, मतलब एग्जाम्पल्स, जो कि चैप्टर के हर टॉपिक के बाद में एग्जाम्पल्स दे रखे होते हैं, 1-1, 2-2, 3-3 जो भी है उन एग्जाम्पल्स को। और दूसरे होते हैं हमारे पार्टनित प्रश्न, उसमें हमारे न्यूमेरिकल्स हैं। और तीसरे हमारे एक्सरसाइज वाले, जो चैप्टर के लास्ट में मिल जाते हैं। पहला जो हमने लेक्चर बनाया है उसमें हमने सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। कौन से वाले भाई? एग्जाम्पलर, मतलब उदाहरण वाले सारे के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, है ना। और इस लेक्चर में हम करने वाले भाई पार्टनित प्रश्न। एग्जाम्पल कितने थे? 13 एग्जाम्पल थे, और 13 के 13 सारे के सारे न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ और इजी कैलकुलेशन में हम कर चुके हैं। यहां पर हम जो करने वाले वो क्या करने वाले भाई, इस लेक्चर में पार्टनित प्रश्न के सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे विद इजी कैलकुलेशन को जहां तक हो सकता है वहां तक हम आसान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। और इससे आने वाले लेक्चर में जितने भी हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो उन्हें कर लेंगे, बस हमारे चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। आप चाहे क्लास 12 की बात नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप इन सब न्यूमेरिकल्स को करने के बाद अगर आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं, चाहे आप नीट से रिलेटेड हैं, चाहे आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पर भी बैठते हैं, तो वहां भी भाई बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं ये सारे के सारे लेक्चर्स, ठीक है। तो चलिए भाई, टाइम वेस्ट क्यों ही करना, हम अब अपने न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से न्यूमेरिकल्स? अगर हम बात करें भाई यहाँ पर, तो जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं ना हम वो करते हैं ना, तो यहाँ आ जाइए। हम ये एग्जाम्पल्स तो हम कर चुके हैं सारे के सारे ना। और एग्जाम्पल की कैलकुलेशन हमने बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह नहीं की, हमने एग्जाम्पल की जो कैलकुलेशन की है वो अपने तरीके से की है और आसान कैलकुलेशन की है। अभी हम करने वाले हैं भाई पार्टनित प्रश्न। ये आपको देख रहे होंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हमारे, जो आपको दे रखे होते हैं आपके एनसीईआरटी बुक में। अगर आपके पास है एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भाई होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो भी क्लास 12 में क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। द क्वेश्चन इज 1.1, है ना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? हाँ, एक और बात मैं बता दूं, आपकी जो हिंदी मीडियम में बुक छपी है एनसीईआरटी वाली, उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, जो अगर आप जैसे कि हिंदी मीडियम के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन, सभी नहीं, कुछ क्वेश्चंस का आपको आंसर, अगर आप आंसर की में चेक करते हैं तो आपको मैच नहीं करता। उसका रीजन ये होता है कि मैच करने का ना करने का रीजन ये है कि आपकी हिंदी में कुछ ना कुछ मिसप्रिंट दिया हुआ है, हिंदी वाली बुक में कुछ ना कुछ मिसप्रिंट दिया है क्वेश्चंस में। तो मैं आपको वो मिसप्रिंट भी सही कराते हुए चलूंगा। जैसे कि यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में ही मिसप्रिंट दे रखा है। यहाँ पर दिया है 22 ग्राम बेंजीन को 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। भाई एक्चुअल में अगर मैं आपको बात करूं, आप अगर इंग्लिश वाली एनसीईआरटी बुक देखेंगे जो स्टैंडर्ड बुक है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर 22 ग्राम बेंजीन तो है, 22 ग्राम बेंजीन तो है, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो 22 ग्राम ना होकर वो भैया 122 ग्राम है। कितना है? 122 ग्राम है। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को रखकर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपका आंसर किसे मैच कर जाएगा। तो इसका मतलब ये कुछ मिसप्रिंट रह गया है, जिसकी वजह से हमारा आंसर उसमें गलत आता है। तो वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन में। ऐसा मुझे लगता है इस विलियन वाले चैप्टर में 2 ऐसे क्वेश्चन है यहाँ पर मिसप्रिंट दे रखा है, यहाँ पर हमारे आंसर्स मैच नहीं कर पाते, तो उसका रीजन यही है, ठीक है ना। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन भैया किससे दे रखा है? ये हमारा द्रव्यमान प्रतिशत से। इन सभी टॉपिक से हम क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं, क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में किया था। तो आपको उम्मीद करता हूँ वो सारे के सारे फॉर्मूलेज आपको पता होंगे।
चैप्टर आप पढ़ के आएंगे तभी आप न्यूमेरिकल्स करने आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। भाई हम एक काम करते हैं, काम ये करते हैं, यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। यहां पर आ जाइए, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं सर, क्वेश्चन 1.1 है हमारा, और उसने हमें दो चीज दे रखी है सर, एक बेंजीन है, दूसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड है। भाई बेंजीन का द्रव्यमान आपको दे रखा, बेंजीन मतलब C6H6, बिल्कुल सही बात है सर, वो दे रखा आपको 22 ग्राम, ओके। साथ ही साथ आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 का द्रव्यमान आपको दे रखा है 122 ग्राम। सर आपसे पूछा है कि इस विलियन में बेंजीन कितने प्रतिशत है और कार्बन टेट्राक्लोराइड कितने प्रतिशत है। तो भाई मैं आपको एक चीज बता चुका हूं पहले भी कि अगर आपको परसेंट निकालने, तो परसेंट भाई कितनी होती है, 100 होती है। 100 से ज्यादा परसेंट तो होती नहीं है, बिल्कुल नहीं होती सर। 100 से ज्यादा परसेंट नहीं होती, यानी परसेंट हमें 100 में से निकालनी होती है। और किसी भी चीज की परसेंट निकालनी होती है, अगर मान लीजिए द्रव्यमान दे रखा तो उसका द्रव्यमान लिख दीजिए बट्टे टोटल द्रव्यमान लिख दीजिए, गुणा कर दीजिए आप 100 से, परसेंट निकलाती। जैसे आपने अपने नंबरों की परसेंटेज कभी ना कभी निकाली हो, कैसे निकालते हैं सर, हमें जितने मार्क्स मिले उतने मार्क्स बटे टोटल मार्क्स इनटू 100, यही तो करते हैं। सेम कहानी यहाँ पर होती है भाई, जिसकी भी परसेंटेज हमें निकालनी है, मान लीजिए आपसे कहा सर C6H6 बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता, यहाँ पर हम लिख देंगे C6H6 यानी बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता। अगर हमको निकालना क्या करना पड़ेगा, बेंजीन का द्रव्यमान लो, ठीक है, बट्टे कुल विलियन का द्रव्यमान लो। सर बेंजीन का द्रव्यमान लेंगे तो बेंजीन का द्रव्यमान कितना हो, यानी द्रव्यमान किसका लेना है, C6H6 बेंजीन, बट्टे कुल द्रव्यमान। भाई कुल द्रव्यमान यानी कि यहाँ पर कर सकते हैं कुल द्रव्यमान W कुल गुणा 100, यही तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। बेंजीन का द्रव्यमान पता है क्या, देखना पता है क्या, हाँ बिल्कुल पता है सर। कितना है, 22 ग्राम है सर, ओके 22 ग्राम हो गया। बट्टे कुल द्रव्यमान कितना है सर, कुल द्रव्यमान 122 नहीं, कुल द्रव्यमान दोनों को जोड़ दो भाई। 22 हमारा बेंजीन है, ठीक है, 122 हमारा कौन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा सर। रख दीजिए 144 रख दीजिए इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब इसको हम क्या कर लेते हैं सॉल्व, तो वही अपने आसान तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भाई हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। कितने से काट दो, 2 से काट दो, 11 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। या कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और कुछ कर सकता है क्या, बिल्कुल 100 से 72 ये भी कर सकता है, काट दो बिल्कुल काट दो। यहाँ से कितनी बार कट जाएगा भाई, 2 से काटेंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 है ना, क्योंकि 2 3 6 1 और 2 6 12, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें भाई कितना आ जाएगा, 11 गुणा 50 बट्टे कितना आ गया, 36। अभी भी कट सकता है, काट दो, अभी भी कट सकता है तो काट दीजिए। 36 50 को काटेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 25 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 18, यही हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है सर। अब अगर मैं 11 का गुणा कर दूं किसमें, 25 में, कितना आ जाएगा, देखो 11 5 55, 5 आ गया, 5 50, 11 दूनी 22 और 5 कितना हो गया, 27, 275 बट्टे कितना आ जाएगा, 18। अब मैं 18 का पहाड़ तो मेरे को नॉर्मल याद रहे, तो मैं 18 से भाग दे सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता देखूं तो मैं 18 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से अगर मैं 18 से भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 18 के 18, ठीक है। कितने बचेंगे हमारे पास, 2 और 7 9 बचे, 95 हो गए। 18 5 90, बिल्कुल सही बात है सर, 18 5 90 हो जाएंगे। फिर 5 बचेंगे, 18 दूनी 36 कर देंगे, फिर कितने बचेंगे 36 यानी 4 और 14 हो जाएंगे, 18 7 जा कर दो, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 15.27%। कितना हो जाएगा हमारा, 15.27%। ये हो गया हमारा क्या, बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या हो गया हमारी बेंजीन की, क्या किया सर हमने कुछ नहीं किया, बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी थी। बेंजीन का द्रव्यमान लिया बट्टे कुल द्रव्यमान लिया, गुणा 100 कर दिया, आपने कैलकुलेशन की, आंसर आ गया 15.27%। सही है। इसी के साथ अगर हम एक और काम कर सकते हैं सर, हमको अगर मान लीजिए हमें चाहिए सर किसकी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की द्रव्यमान प्रतिशतता, हमें चाहिए कार्बन टेट्राक्लोराइड की द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या करेंगे, सेम कहानी कर सकते हैं सर, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान बट्टे कुल द्रव्यमान गुणा 100। मतलब क्या हो जाएगा इस बार, यहाँ पर क्या था 22 बट्टे 144 गुणा 100 था ना, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 122 बट्टे 144 गुणा 100। इस तरह से सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर एक दूसरा तरीका भी होता है सर,
दूसरा तरीका क्या भाई, परसेंट कितनी होती है सही से बताओ सर। परसेंट तो हमारी 100 होती है, बिल्कुल सही बात है। 100 से ज्यादा परसेंट तो होती नहीं, बिल्कुल नहीं होती सर। यहाँ पर दो चीजें मिलाई गई हैं, बेंजीन मिलाया गया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलाया गया है। बेंजीन कितने परसेंट आ गई सर, 15.27% है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना परसेंट होगा, 100 में से घटा दो। अगर मैं इसको 100 में से घटा दूं, किसको घटा दूं सर, 15.27% को, तो भाई अपना कितना आंसर आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड की द्रव्यमान प्रतिशत, क्योंकि दोनों को मिला के तो 100% विलियन बनेगा भाई। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, देखो माइनस करता है ना, तो भाई 10 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है सर। यहाँ 9 है, 9 में से 2 गए तो 7 बचेगा, ठीक है सर। अब कितना बचेगा, यहाँ 9 में से 5 गए तो 4 बचेगा भाई, और यहाँ पर कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 84.73% हमारा आ जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड की द्रव्यमान प्रतिशतता। उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन समझ में आ गया हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दोबारा से सुन लीजिए। जिसकी भी द्रव्यमान प्रतिशतता हमको निकालनी है, उसका द्रव्यमान लो बटे कुल द्रव्यमान लो, गुणा कर दो 100 से, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। दूसरे वाले का आप सेम मेथड से भी निकाल सकते हो, अगर आपको पता है भाई, क्योंकि दो चीजें मिलाएगी, जब एक इतना परसेंट है तो दूसरा कितना होगा, 100 में से माइनस कर दो, दूसरे की प्रतिशतता निकल आएगी। तो उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 की। बात कर लीजिए सर, क्या है दूसरा क्वेश्चन हमारा, कह रहा है 1 बिलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशतता है, मतलब बेंजीन आपकी कितनी है, 30% दे रखा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। बाकी कौन होगा भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका मतलब इस बार बोला है सर 30% बेंजीन है और बाकी बचा हुआ कितना बचेगा, 70 बचेगा ना। तो 70% कौन होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। आ जाइए भैया, आ जाइए, बिल्कुल करेंगे, है ना। चलिए, अपना क्वेश्चन बोलता है, अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, अपने क्वेश्चन ने कहा 30% बेंजीन है, इट मींस इसका मतलब ये हुआ सर हमारे पास 30 ग्राम कौन है, बेंजीन है। ओके सर, परसेंट तो 100 होती है ना, बिल्कुल होती है, तो बाकी कितना बचा, 70 ग्राम, 70%, यानी 70 ग्राम कौन हो जाए, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाए। उम्मीद करता हूं इतनी बात तो सिंपल है, ये आपको बात समझ में आ भी रही होगी। और हमसे पूछा है सर बेंजीन के मोलंस कितने होंगे। भाई बेंजीन के मोलंस निकालने का हमको फॉर्मूला पता है, हमको फॉर्मूला पता है, क्या पता है सर, पहले से पढ़ रखा है। मोलंस कैसे निकालते हैं, जिस भी अवयव के मोलंस निकालने हैं उसके मोल बट्टे कुल मोल, जिसके मोल अंश निकालने हैं उसके मोल बट्टे कुल मोल। भाई हमको किसके मोल ने अंश निकालने, बेंजीन के, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, बेंजीन के मोल C6H6 के मोल यानी कि N से दिखाएंगे बट्टे कुल मोल। अब तो भाई कहानी ये आ गई, जितनी चीजें सबके मोल। सर कितनी चीजें हैं, चीजें हमारे पास बेंजीन है और हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो दोनों के मोल होने चाहिए, दोनों के मोल होने चाहिए। तो रख दीजिए, ये हो जाएगा NC6H6 प्लस N ऑफ CCl4। यानी कि यहाँ पर अगर बेंजीन का अगर मेरे को मोल अंश चाहिए तो मुझे बेंजीन के मोल बट्टे कुल मोल, कुल मोल का मतलब बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों के मोल को रख दीजिए। सर फॉर्मूला तो आ गया, लेकिन मेरे क्वेश्चन में ना तो बेंजीन के मोल दे रखे हैं, ना ही कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल दे रखे हैं, लेकिन मेरे को मोल निकालने आते हैं, मेरे को मोल निकालने आते हैं। सर कैसे आए मेरे को मोल निकालने, बहुत आसान सा फंडा है ना। क्या फंडा है सर, मोल निकालने के लिए अपने को सिर्फ उल्टा सीधा काम करना है। उल्टा सीधा का मतलब क्या है सर, मोल निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, W बट्टे M, पहले उल्टा फिर सीधा। सर किसके मोल निकालने, बेंजीन के, बेंजीन के मोल निकालेंगे, C6H6 के मोल। भाई क्या करना पड़ेगा, बेंजीन का द्रव्यमान बट्टे बेंजीन का मोल द्रव्यमान, यही तो करना है। बिल्कुल सही बात है सर, बेंजीन का द्रव्यमान कितना है, 30 ग्राम है, बेंजीन का मोल द्रव्यमान कितना है, क्या है सर, C6H6 है, निकाल लो। कार्बन का 12 होता है, ठीक है, 12 6 72 हो गया। ओके, हाइड्रोजन का 1 होता है, और 1 और 6 कितने हो गए, 6 हो गए, मतलब 1 6 6 हो गए ना। इन दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा, 78। सर ये होगा 30 बट्टे 78, 30 बट्टे 78। सर क्या है ये 30 बट्टे 78, 30 बट्टे 78 है सर हमारे पास बेंजीन के मोलों की संख्या। सर इसको सॉल्व कर सकते हैं ना थोड़ा, ठीक, चलो सॉल्व कर लो आसानी से, क्योंकि हमें क्या है थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। इसको मैं काट देता हूँ, कितने से काट दूं भाई, 3 से काट दो, 3 से काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 3 3 3 मतलब 10 बट्टे, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 6 18, 10 बट्टे 26 आ गया। अभी और कट जाएगा, इसको 2 से काट दो, कितनी बार चला, 2 पंजे 10 और
13 दूनी 26, 5/13। सर बेंजीन के मोलों की संख्या आ गई 5/13। अब अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन जो है बहुत टिपिकल हो जाएगी, आप कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे आसान तरीके से। लेकिन हमें क्या करना भाई, केवल न्यूमेरिकल करना नहीं है, हमें न्यूमेरिकल के साथ साथ जितना हो सकता है कैलकुलेशन को आसान बनाना भी सीखना है। तो हम वही तो करने वाले भाई। अगर मान लीजिए हमने क्या किया, देखो अच्छे ढंग से हम इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। कैलकुलेशन को आसान करने का मेन पर्पस हमारा यही है कि हम कैलकुलेशन को आसान कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने बेंजीन के मोल निकाल लिए, इसी तरह से हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के भी मोल निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे सर, इसका द्रव्यमान बट्टे मोल द्रव्यमान। बिल्कुल सही बात है सर। द्रव्यमान कितना है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, 70 है सर। मोल द्रव्यमान पता नहीं, बिल्कुल नहीं पता। चलो निकाल लेते हैं। कार्बन का होता है सर CCl4 की बात करें, कार्बन का होता है 12, ओके। क्लोरीन का होता है 35.5, बिल्कुल सही बात है कितने क्लोरीन, 4 है। कर दीजिए 12 प्लस कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, फिर कितना हो जाएगा 4 पंजे 20 और 2 22, 4 3 12 2 14, 142। 142 और 12 कितना हो, 2 2 4 5 1, 154 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 154। उम्मीद करता हूँ आपको मोल द्रव्यमान निकालना आ गया होगा, ठीक है। हाँ तो भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड का आ गया हमारा 154, तो हम 70/154 कर देंगे। बिल्कुल सही बात है सर। अब इसको काटेंगे भाई, अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल करेंगे तो कितने से करना है सर, कितने से करना है, 7 से करना है, बिल्कुल कर दो। 7 से कट जाएगा तो 7 1 7 0, फिर यहाँ से 7 दूनी 14, 1 बचेगा 7 दूनी 14, 10/22। 2 से कैंसिल करना सर, 2 से कर दो, 2 पंजे 10, 2 कन 2, 2 कन 2, 5/11। भाई यहाँ तक हमने कैलकुलेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। क्या किया है सर, यहाँ पर यहाँ तक हमने क्या कर लिया, यहाँ तक हमने एक काम कर लिया है, हट गया भाई। यहाँ तक हमने एक काम कर लिया है और वो ये कर लिया है कि यहाँ पर हमने किसके, कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन दोनों के मोल निकाल लिए हैं। क्या हो रहा भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन के मोल निकाल लिए। अब हमें निकालना है मोलेंस। किसका निकालना सर, बेंजीन का। C6H6 का मोलेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, इसके मोल है हमारे पास, बिल्कुल है। अब तो निकाल लिए हमने, कितने हैं, 5/13 लिख दीजिए सर। इस तरह से कैलकुलेशन करनी है आपको, 5/13 लिख लिए, ठीक है, बट्टे, फिर लिखना है 5/13। कैलकुलेशन आसान करनी है हमें, बिल्कुल जहां तक हो सकता है। फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल कितने, 5/11, 5/11 ये कर लिया, सही। अब इसको अगर आप पॉइंट में करोगे तो भाई ये भी वैल्यू पॉइंट में आएगी, ये भी वैल्यू पॉइंट में आएगी, ये भी वैल्यू पॉइंट में आएगी। इन दोनों को जोड़ोगे फिर भी पॉइंट में, फिर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करोगे, फिर उसको बड़ी संख्या का भाग दोगे, बहुत लंबी कैलकुलेशन जाती है, इतनी नहीं करनी है हमें। इसलिए यहाँ से क्या करना भैया, बहुत आसान से तरीके से हम यहाँ से कर लेते हैं। देखिए यहाँ आया सर 5/13 आ गया ना, ठीक है, बट्टे, ऊपर तो कुछ नहीं करना। अब नीचे देखो, इन दोनों की वैल्यू को एलसीएम आ सकता है, ले लो, नहीं आया तो क्या कर दो, 13 × 11, 13 × 11, मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो 11 है उस 11 से इसमें मल्टीप्लाई, 11 पंजे 55, ठीक है, प्लस 13 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 13 पंजे 65 हो गया। अब क्या करना भाई, अब करना ये है सर, क्या मैं इस 13 से इस वाले 13 को कैंसिल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब इसको कर सकता हूँ तो क्या बचा, यहाँ बचा 5, ठीक है। ये 11 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, इंटू 11, ठीक है, बट्टे क्या बचा है सर, नीचे है 55 + 65, 55 + 65, ये तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। अब देखो क्या करना भाई, यहाँ से हमें निकालना है मोलेंस किसके, बेंजीन के तो निकालना है C6H6 के, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा भाई, ऊपर बचा 11 पंजे 55, ठीक है, बट्टे 55 + 65 कितना हो जाएगा, 5 और 5 के 10, मतलब 0, फिर 6 5 11 और 1 12, 120, कितना आ जाएगा हमारा, 120 आ जाना है, ठीक है, बिल्कुल आ गया सर। 55/120 आ गया। अब इसको तो कैंसिल कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, 5 से काट दो सर, 11 बट्टे 5 दूनी 10, ठीक है, 2 बचेंगे और 5 20, 11 बट्टे कितना आ गया भाई हमारा, 24 आ गया। कितना आ गया, 11/24। अब यहाँ पर आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो। C6H6 का जो आंसर आ जाएगा 11/24, एक बार आपको कैलकुलेशन करनी है जितनी भी हो सकती है, तो इसका आंसर जो है वो ऑलमोस्ट आ जाएगा 0.458। इसका कितना आंसर आ जाएगा भाई, 0.458,
उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमने क्या कहा है सर, हमने ये कहा है हमारे पास में 30% था बेंजीन, 70% था कार्बन टेट्राक्लोराइड। जितना परसेंट उतने ग्राम बेंजीन, जितना परसेंट उतने ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड। दोनों के हमने निकाल लिए सर मोल। मोल निकालने के बाद मोलेंस के फॉर्मूले में रख दिए, आंसर कैलकुलेशन किया और हमारे आंसर आ गया ये 0.458, 0.458। तो ये आ गया हमारे बेंजीन के मोलेंस। सर अगर आपको यहीं पर पूछा जाता सर कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलेंस कैसे निकालेंगे, तो सेम मेथड ऐसे भी हो सकता है। दूसरा मेथड क्या है, जैसे परसेंट है भाई, परसेंट मैक्सिमम कितनी होती है 100, एक की परसेंट निकाल ली, दूसरे को क्या करना है 100 में से घटा दो। सेम कहानी यहाँ पर भी होती है हमारी। अगर मोलेंस जो होते हैं वो सदैव कितने होते हैं, एक के बराबर होता है। अगर मैंने मान लीजिए बेंजीन के मोलेंस निकाल लिए, मेरे को चाहिए सर कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलेंस, आप एक में से बेंजीन के मोलेंस को घटा दीजिए, आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोलेंस मिल जाए। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, और आ गई तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। बढ़ गए, क्या क्वेश्चन है सर? अगला क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है, अगला क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई? इसमें तो मुझे लगता है दो चीजें है ना, दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दो है। निम्नलिखित प्रत्येक विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। किसकी गणना करनी हुई? मोलरता की। भाई पहला क्वेश्चन परसेंटेज से, दूसरा क्वेश्चन मोलेंस से, तीसरा मोलरता से आ गया। और मोलरता से दो क्वेश्चन है, पहला का और दूसरा खा। का वाला क्वेश्चन क्या है? 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट 4.3 लीटर विलयन में घुला हुआ हो तो उसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। भाई अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम समझा देते, हम काहे लिए, हम इसीलिए तो हैं, समझाने के लिए। चलिए थे आपका क्वेश्चन में बोल रखा है, क्वेश्चन है आपका 1.3 और 1.3 का क्वेश्चन नंबर है का। उसने हमसे क्या बोला भाई? उसने हमसे बोला है कि 30 ग्राम ये आपको दे रखा है कंपाउंड, मतलब आपको द्रव्यमान दे रखा है कितना भैया? 30 ग्राम। ये द्रव्यमान दिया किसका है? ये द्रव्यमान दिया है कोबाल्ट है, CONO3 का होल ट्वाइस नॉट 6H2, ये आपको दे रखा है, ठीक है ना, कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट। इसको 4.3 लीटर विलियन में घोला गया है। भाई इसका आयतन जो दे रखा है वो दे रखा है 4.3 लीटर में घोला गया है। तो इसकी क्या ज्ञात करनी है भैया? ज्ञात करनी है इसकी मोलरता, ज्ञात करनी है इसकी मोलरता। भाई मोलरता का फॉर्मूला हमें पता है, बिल्कुल पता है सर। मोलरता की डेफिनेशन हमें बिल्कुल पता है सर। क्या थी मोलरता की डेफिनेशन? हमने कहा था किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और यहीं से हमने फॉर्मूला बनाया था सर। मोलरता का फॉर्मूला क्या बनाया था? विलय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन, और वो किस में होना चाहिए? लीटर में। और वो किस में होना चाहिए? हमारा लीटर में। अगर सर लीटर में नहीं हुआ, मान लीजिए ml में हुआ, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो हमें पता है। लेकिन हमें ऑलरेडी लीटर में दिया है तो हमें जरूरत ही नहीं है ml में। हमको करना क्या है भाई? वॉल्यूम आपको दे रखा है, निकालना क्या है? केवल मोलों की संख्या। क्या मोलों की संख्या नहीं है ना, तो निकालना कोई बात। मोल क्या होता है भाई? W/m। W कितना भाई? 30 ग्राम है सर। ओके, m पता नहीं, m पता है? नहीं पता सर, तो m तो निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है सर। कोबाल्ट का कितना होता है? 59। ओके सर। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, 16 थी 48 हो गया। यानी कि NO3 का अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा भाई? 8 × 12 और 5 62 हो गया। NO3 कितने हैं? 2 है, तो ये हो जाएगा 62 × 2, ठीक है ना। एक NO3 का 62 है, 2 NO3 है, तो 2 से मल्टीप्लाई प्लस एक H2 को होता है बेटा 18, है ना। कितने H2 है? 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वो इसका आंसर आएगा भाई 291। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 291, 291। इसका आंसर आ जाएगा 291। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? सिंपली वही कर सकते हैं सर। इसका आंसर जो मोलर द्रव्यमान है वो आ जाएगा आपका 291, वो आ जाएगा आपका 291। सर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? 3 से काट दो, 3 × 3 0। यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा आपका 3 × 27, बिल्कुल सही बात है। 2 बचेंगे, 3 × 7 21, 10/97 आ गया, बिल्कुल सही बात है। इससे ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे आपको शायद ये नहीं होनी है, कोई बात नहीं, नहीं होनी है, घर आ जाएगी। यहाँ पर हमें निकाल नहीं सकता मोलर। मोलों की संख्या कितनी है? मोलों की संख्या है 10/97 बट्टे आयतन कितना है? 4.3। भाई इसको हम लिख सकते हैं 10/97 × 4.3, ठीक है ना।
ठीक है सर, घटाओगे 0 बढ़ा सकते हैं, मतलब ये हो गया 100/97 गुणा 43, 100/97 गुणा 43। और इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा ऑलमोस्ट 0.0239, 0.0239, जिसको हम ऑलमोस्ट लिख सकते हैं 0.024, 0.024 मोल लीटर इनवर्स। क्योंकि मोलरता, भाई मोलरता का मात्रा क्या है, मोलरता का मात्रा है सर मोल लीटर इनवर्स, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 0.024 मोल लीटर इनवर्स। आपके साइड में दे रखा है, और जिसको एग्जैक्ट आंसर आप निकालोगे तो 0.0239 इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ पहला जो का है वो आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला रखा है और कुछ नहीं किया हमने। अगला जो खा वाला क्वेश्चन है उसको समझ लीजिए। भाई मैंने आपको मोलरता में एक चीज पढ़ाई थी, तनुता का प्रभाव। सर अगर मैं विलयन में पानी मिलाता जाऊं, पानी मिलाता जाऊं, पानी मिलाता जाऊं, क्या उसकी मोलरता फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। उसके आयतन में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्या उसके मोलों में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो वहां से हमने क्या किया था भाई, वहां से हमने एक छोटा सा एक फॉर्मूला निकाला था सर, उसी फॉर्मूले से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कह रहा है देखो, 30 ml 0.5 मोलर H2SO4 है सर, एक विलयन है जिसका आयतन आपको दे रखा है 30 ml और उसकी मोलरता आपको दे रखी है 0.5 मोलर। उसने कहा है यदि आयतन को 500 ml तनु कर दिया जाए, 500 ml बढ़ा दिया जाए, यानी उसके आयतन को कितना कर दिया जाए, 500 ml कर दिया जाए, तो उस केस में उसकी मोलरता क्या होगी? यही तो कहा भी, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, हम आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। क्वेश्चन है कौन सा हमारे पास, खा। उसने कहा है हमारे पास में आयतन जो है वो कितना है, 30 ml। तो उस केस में उसकी जो मोलरता है भाई वो है 0.5 मोल लीटर। बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन अगर उसका आयतन कर दिए जाए 500 ml तो सर उसकी मोलरता क्या होगी? सर इस केस में आप एक चीज मानेंगे, क्या करेंगे आप, V1 M1 V2 M2, ये तो हो जाएगा। यहां से हमने एक फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं सर। कौन सा पढ़ चुके हैं हम पढ़ चुके हैं सर M1 V1 बराबर M2 V2। बिल्कुल सही बात है सर। M2 की वैल्यू पूछिए ना, बिल्कुल पूछिए। तो अगर मैं यहां से M2 की वैल्यू निकालूंगा तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, M1 V1 बटे V2, यही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। M1 की वैल्यू कितनी है, M1 की वैल्यू 0.5, ओके। V1 की वैल्यू कितनी है सर, V1 की 30, ठीक है, बटे V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की है सर 500 लिख दीजिए, 500 लिख दीजिए। क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे सर? अगर मैं इस पॉइंट को हटाना चाहूँ तो ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। 5 इसको काट दीजिए, कितनी बार चला जाएगा, 100 बार चला जाएगा सर। ये बचा आपका 3/100। 3/100 का मतलब क्या है, 0.03 मोल लीटर इनवर्स। इसका आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया सर। ये बहुत ही सिंपल प्रकार का प्रश्न था जो आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। सही है, चलिए एक काम करते हैं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है हमारा 1.4। 1.4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, और इस क्वेश्चन को मोस्टली गलत कर लेते हैं और हम अप्रॉक्स आंसर मान के उसको सही भी मान लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल आंसर होता है और निकालने का जो तरीका है वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, यूरिया के 0.25 मोलर, ये भी गलत यहाँ पर मिसप्रिंट कर रखा भाई, यहाँ पर एक्चुअल में मोलर नहीं है, ये मोलल है। क्या है, मोलल। 0.25 मोलल 2.5 kg जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। भाई क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ एक बार, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। देखो हमारा ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन हमारे पास है, मोललता आपको दे रखी है, मोललता आपको दे रखी है 0.25 मोल केजी इनवर्स। ये होता है भाई यूनिट का, इसका मोललता का फॉर्मूला। तो ये आपको यहाँ पर मिसप्रिंट दे रखा है, तो एक मिसप्रिंट यहाँ था, यहाँ केवल 22 कर रखा है, 122 होता है, और दूसरा यहाँ पर मोलर नहीं है, ये मोलल होता है, यानी मोल केजी इनवर्स है, ठीक है ना। यूरिया का इतनी इसकी मोललता दे रखी है, साथ ही साथ उसका पूरे जलीय विलयन आपको दे रखा है इतना। जलीय विलयन का द्रव्यमान यहां लिख देते हैं, विलयन का द्रव्यमान भाई कितना दे रखा है, 2.5 kg।
2.5 किलोग्राम दे रखा है। इसने कहा है हमसे बनाने की आवश्यक यूरिया का द्रव्यमान बताओ। यहाँ उसने कहा है कि हमको ये बताना है कि यूरिया इसमें हमें कितना मिलाना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास एक विलेन है और उसका मैंने विलेन का द्रव्यमान है, मेरा यूरिया का जो द्रव्यमान है वो कितना है आपका 2.5 किलोग्राम है, पूरा विलियन है ना। उसकी मोललता आपकी 0.25 मोल के जी इनवर्स है। तो उसमें यूरिया जो है वो कितना मिला हुआ है ये आपको बताना है। बहुत आसान सा तरीका। पहले अगर आप ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा हो, आपका मन करेगा सर ये वाला लगा लूंगा, क्योंकि मेरे को मोललता का फॉर्मूला पता है। मोललता होता है विलेय के मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान, है ना। किलोग्राम में तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट किलोग्राम में आप करके मोल निकाला, मोल से द्रव्यमान निकालेंगे। मोल कैसे नहीं, मोललता दे रखी है और आपका द्रव्यमान दे रखा है। लेकिन भैया लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो द्रव्यमान होता है, ये द्रव्यमान होता है यहाँ पर फॉर्मूले में किसका, विलायक का। क्योंकि आपने पढ़ा है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। लेकिन आपको जो क्वेश्चन में द्रव्यमान दिया है वो विलायक का नहीं है, वो है विलयन का। तो सर इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक काम करो, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका हमारे पास ये होता है क्या, सर इसकी मोललता दे रखी है, क्या दे रखी है, मोललता। और मोललता कितनी दी है भैया, मोललता दी है 0.25 मोल के जी इनवर्स। इसका मतलब ये है सर 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के कितने मोल हैं, 0.25 मोल। 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हैं कितने भैया, कितने घुले हैं, 0.25 विलेय के मोल, यानी कि यूरिया के मोल। यही तो मतलब है, मोललता का मतलब क्या है भाई, इतना मोल के जी इनवर्स है, मतलब 1 किलोग्राम में इतने मोल है। इसका मतलब सर 1 किलोग्राम के अंदर मोलों की संख्या आ गई। सर मोलों की संख्या आ गई, यानी मोल ऑफ यूरिया कितने, 0.25 है, 0.25 है। हमको तो एक चीज पता है सर, क्या पता है, अगर हमें मोल निकालने हो यूरिया के तो हम क्या करते हैं, W/M इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। अगर यहाँ पर अगर हमें यूरिया का द्रव्यमान निकालना हो मान लीजिए, तो यूरिया का मोल क्या द्रव्यमान क्या करेंगे हम, यूरिया के मोल गुणा उसका मोल है द्रव्यमान, बिल्कुल सही बात है। मोल कितने, यूरिया के मोल हैं 0.25, ठीक है। और मोल द्रव्यमान, यूरिया का मोल द्रव्यमान निकालें, यूरिया का फॉर्मूला क्या भाई, NH2CO NH2, ये होता है यूरिया का। इसका अगर आप मोलर द्रव्यमान निकालोगे, तो भाई कितना होता है, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, सबका जोड़ के निकालोगे, इसका आ जाता है 60। कितना आ जाएगा भाई, 60। आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से द्रव्यमान निकालोगे, कितना आ जाएगा, 56 30, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 3 15, मतलब ये आ गया आपका 15 ग्राम। कितना आ गया, 15 ग्राम। लेकिन सर ये आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ये 15 ग्राम तो तब है जब आपका विलायक कितना है, विलायक 1 किलोग्राम है। विलायक का द्रव्यमान कितना है, 1 किलोग्राम। 15 ग्राम कौन है, विलेय। मतलब सर पूरे कुल विलेयन का द्रव्यमान कितना हो गया। यहाँ पर हम एक चीज बोल सकते हैं, क्या चीज बोल सकते हैं, 1000, मतलब 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है भाई, 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम 1 किलोग्राम विलायक है, 1 किलोग्राम का मतलब कितना होगा भाई, 1000 ग्राम विलायक है। इसमें हमारा 15, तो पूरा विलेयन कितना हो गया, 1015 ग्राम हो गया, हो गया सर। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं सर 1015 ग्राम। अब ये विलायक नहीं, अब कौन सा विलेयन, 1015 ग्राम विलेयन में घुला है। क्या घुला है भैया, ये घुला है आपका 15 ग्राम यूरिया, 15 ग्राम यूरिया घुला है। तो आपसे कहा जाता है सर अगर इतना घुला, ये उस टाइप के क्वेश्चन है जैसे बचपन में करते थे ना, आपसे कहा जाता है सर 5 पेन 10 रुपए की हैं, 5 पेन 10 रुपए की है, बताओ 15 पेन कितने रुपए की हूँ। तो वहीं पर छोटा मोटा जो कैलकुलेशन लगाते थे, 5 इतने की तो 1 का रेट निकाल लिया, फिर उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम वही फंडा यहाँ पर आपको करना है। क्या करना सर, 1015 ग्राम विलियन में 15 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है। तो इसका मतलब सर 1 ग्राम विलियन की अगर हम बात करें, 1 ग्राम विलियन में कितना घुला हुआ होगा, हम करेंगे सर 15/1000, 15 ग्राम यूरिया होगा। लेकिन सर आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, आपको क्वेश्चन में विलियन का द्रव्यमान दे रखा है 2.5 kg। आपको क्वेश्चन में
दे रखा है 2.5 kg, यानी कि 2.5 kg। इसका मतलब कितना है भाई, आपको ग्राम में लेना, तो 2500 ग्राम विलयन में घुला होगा। कितना? 15/1000, 15 गुणा 2500, 15/1000, 15 गुणा 2500। इतने में आपका कितना घुला हुआ होगा, इतने में आपका कितना घुला हुआ होगा आपको बताना है। तो भाई चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इतने ग्राम यूरिया होगा, है ना, 2500 से गुणा कर देंगे, इसको काटो, 3 से काट देंगे, 3 पंजे 15, 5 से काटो, 5 तिया 15, ठीक है ना, यहाँ से काटेंगे, 5 दूनी 10, फिर 0, 5 तिया 15, ठीक है, गुणा 2500, ऐसे सॉल्व करेंगे। 3 का कर दें 25 75, 7500/203। जब इसका सॉल्व करें ऑलमोस्ट 200 मानेंगे 75 आ जाएगा। तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे भाई, इसका सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाता है 36.9, 36.9 ग्राम क्या आ जाएगा, यूरिया आ जाएगा। तो भाई यहाँ पर जो यूरिया का द्रव्यमान होगा वो 36.9 ग्राम होगा। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहले पाठ्य प्रश्न का पहले कॉलम है हमारा, इसमें हमारे 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। ओवरऑल पूरे चैप्टर में हमारे ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन है। तो अब लास्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 1.5 क्वेश्चन। चलिए भाई क्वेश्चन अगले पर आते हैं हम। क्वेश्चन है आपका 1.5, क्वेश्चन नंबर 1.5। अब 1.5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये वाला क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है आपका। देखिए क्या दे रखा है, 20%, W/W का मतलब है द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है। जलीय विलयन KI का घनत्व है। भाई इसका मतलब हमें एक चीज तो पता चल गई सर, क्या पता चल गया, 20% KI का जलीय विलयन है, जलीय विलयन है। सर इससे एक चीज पता चल गई, क्या पता चल गया कि इसमें 20 ग्राम KI है। सर KI कितना है हमारा, 20 ग्राम है इसमें पोटेशियम आयोडाइड यानी KI। बाकी कितना बचा भैया, 80%, यानी कि 80 ग्राम कौन होगा, इसमें जल होगा। हमको पता है सर KI कौन है, विलेय है, और जल कौन है सर, इसमें विलायक है। इसमें कोई पूछने वाली बात थोड़ी है, इसमें बताने वाली बात भी नहीं, तो छोटी सी बात है। और सर इससे जो भी विलयन बनेगा, इससे जो भी विलयन बनेगा, उस विलयन का घनत्व दे रखा है आपको 1.202 ग्राम ml इनवर्स। 20% चलिए KI की घनत्व आपको 1.202 ग्राम ml इनवर्स हो तो KI विलयन की नंबर 1 मोलरता बतानी है, नंबर 2 मोलरता बतानी है, नंबर 3 मोल अंश बताना है। भैया 3 क्वेश्चन पूछ लिए एक ही चीज में। क्या क्या बताना है आपको, बताना है सर मोल अंश, ठीक है, मोल अंश बताने हैं। और क्या बतानी है, मोललता, ठीक है, मोललता बता देंगे। और क्या बताना है, मोलरता, ठीक है, मोलरता भी बता दें, तीनों चीज बता देंगे। सर मोल अंश निकालने का फॉर्मूला, चलो एक एक काम करते हैं, एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं, ठीक है सर। हमको बताना है सर KI के मोल अंश, KI के मोल अंश। हमको एक चीज पता है, KI के मोल अंश निकालने हमें, तो KI के मोल, ठीक है, बट्टे कुल मोल। कुल मोल का मतलब KI और जल दोनों के मोल, यही तो मतलब है। बिल्कुल सही बात है। क्या सर हमारे पास KI के मोल हैं, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं है सर। जल के मोल हैं, बिल्कुल नहीं है सर। क्या करना पड़ेगा, मोल तो निकालने पड़ेंगे, मोल तो निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पर अगर मैं KI के मोलों की संख्या की बात करूं, KI के मोल बराबर क्या हो जाएगा भाई, KI के मोल निकालने के लिए, KI के मोल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका द्रव्यमान बट्टे मोल द्रव्यमान। भाई द्रव्यमान कितना है सर, KI है 20 ग्राम, ओके, मोल द्रव्यमान कितना होगा, पता नहीं, पता नहीं, अभी पता कर लेते हैं। KI, K का कितना होता है 39, I का होता है 127, और इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आई थिंक हमका हो जाता है 166। कितना हो जाता है हमारा, 166, 166, 166 होता है। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, 2 से काट देंगे 10 हो जाएगा, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 10/83। आगे सॉल्व में रहो, कोई दिक्कत नहीं, रोकती थी। ये तो आगे सर KI के मोल। जल के मोल भी निकालना, जल के मोल निकाल लो भाई। अगर हम जल के मोलों की संख्या की बात करें तो W/M लगाएंगे ना, बिल्कुल। W कितना है भाई, W कितना है जल का, 80, और M कितना होता है जल का, 18 होता है। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से काटेंगे 40 बटे हो जाएगा 9, 40/9। हमें
कैलकुलेशन को आसान बनाए रखना है तो हम इसको पॉइंट में नहीं करेंगे, हमें याद है। पर याद है तो चलिए फिर एक काम करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था सर, अपना पूछा है के आई के मोलस। तो के आई के मोल, भाई के आई के मोल कितने, के आई के मोल कितने सर 10/83, ठीक है लिख दो 10/83 बट्टे 10/83 प्लस जल के मोल कितने भाई, जल के मोल है सर 40/9, ठीक है लिख दो 40/9। आगे सॉल्व कर 10/83, ठीक है बट्टे इन दोनों में नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसको लिख लो 83 × 9, 83 × 9। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ठीक है कर दो। अगर हम करेंगे भाई तो 9 × 90 हो गया, ठीक है प्लस 83 के इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 4 × 12, ठीक है 4 × 32, 32 और 1 33, 32 और 1 33, 13 का लिख दिया भाई, ये हो गया आपका 33 20, ठीक है ना। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक 33 20, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, यहाँ से हम वही पुराना वाला कहानी सर, ये 83 से 83 कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी जो बचा है ना उसको लिख लो, क्या बचा सर, यहाँ से बचा 10, ठीक है गुणा ये तो ऊपर पहुंच जाएगा 9, ठीक है 9 बट्टे इन दोनों को जोड़ देंगे 90 प्लस 33 20, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व करके कैसे, हम क्या निकालना सर, मोलस निकालना किसके, के आई के, वही तो ऊपर कितना हुआ 10 दाई 90, सॉरी 9 दाई 90, उसके बाद दोनों को जोड़ेंगे 0 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 और 9 कितना 11, 1 बचा, फिर 3 और 1 4 हो गया, फिर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये 34, ठीक है 0 से 0 काट दें, बिल्कुल काट दो सर, 0 से 0 काट देंगे तो यहाँ बचेगा 9/341, यहाँ बचेगा आपका 9/341 और आप इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा भाई वो आएगा 0.0263, इसका आंसर आ जाएगा 0.0263, ये आ जाएंगे आपके के आई के मोल आंसर। आपको एक बार कैलकुलेशन करनी है तो आप इसको इजीली कर पाएंगे, है ना। बाकी रैंडम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो इतनी बात समझ में आ गई, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मोलन्स आपसे निकलवाने तो हमें क्या पता था भाई मोलन्स का फॉर्मूला, जिसके मोलन्स निकलवा रहा है उसके मोल बट्टे कुल मोल, दोनों के मोल हमने पहले निकाल लिए, कैलकुलेशन के आंसर आसानी से हमें मिल गया। सर इसमें एक और चीज पूछी है, एक और क्या पूछा भाई, हमको पता है हमने क्या निकाल लिया, मोलन्स निकाल लिया। अब ये मोललता भी तो पूछिए, बिल्कुल पूछिए सर, मोललता निकालिए, चलिए मोललता निकालिए। मोललता का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है, पता है सर, क्या था मोललता का फॉर्मूला, मोललता क्या होती है, विलय के मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान। अगर सर ग्राम में दे रखा हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन एक चीज याद रखनी, ये जो द्रव्यमान है वो किसका होता है हमारा विलायक का होता है सर, है ना। तो भाई विलय के मोल तो अभी भी पता है, विलय कौन है भाई, विलय तो के आई है, विलय कौन है, विलय है के आई, और विलय के मोल कितने हैं 10/83, रख दीजिए भैया 10/83 गुणा 1000 बट्टे डब्ल्यू, क्या है डब्ल्यू, ये विलायक का द्रव्यमान। विलायक कौन है भैया, विलायक जल है, जल कितना है 80 ग्राम है, रख दीजिए वैल्यू इधर रख दिया हमने 80। प्रॉब्लम सॉल्व, क्या करना है, करना क्या भाई, जो हम करना चाहते हैं कैलकुलेशन को, ये 0 से ये 0 काट सकता है, बिल्कुल काट सकते हैं सर, कट गया, 8 से इसको काट देंगे 125 बार चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो यहाँ से मोललता हो जाएगी आपकी 125 बट्टे कितना आ गया 83, 125 बट्टे आ जाना है आपका 83। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है भाई, अगर मैं यहाँ से देखो, वैसे तो इसका आंसर जब आप सॉल्व करके निकालेंगे ना तो इसका आंसर 1.5 मोल केजी इनवर्स आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 1.5 मोल केजी इनवर्स। अगर आप रैंडम कैलकुलेशन करना चाहो, देखो अगर मैं इसमें से 1-2 पॉइंट को आगे पीछे करना चाहो ना, 83 उसकी जगह मैंने 82 कर लिया, और ये है 125, इसको मैं 123 कर सकता हूँ। तो इसको अगर मैं 41 से काटूं, 41 दूनी 42 हो जाता है, और 41 3 आपका 123 होता है, 3/2 मतलब 1.5 आता है। तो आप इसका आंसर ऑलमोस्ट भी निकाल सकते हो, इसका आंसर कितना आता है 1.5। समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आप अपने तरीके से भाग दे सकते हो। आंसर कितना है आपका, आंसर आपका आ जाएगा 1.5 मोल केजी इनवर्स। सर ये होगी हमारी क्या मोललता, क्या होगी हमारी मोललता। सर इसमें एक और चीज पूछी है, वो पूछी आपसे क्या मोलरता, तो मोलरता भी निकाल लो। चलिए काम करते हैं, यही निकाल लेते हैं मोलरता। ये क्या था, ये था सर मोललता, ठीक है। अभी क्या निकालेंगे, अभी निकालेंगे मोलरता, ठीक है। जैसे मोललता का फॉर्मूला लगा वैसे मोलरता का फॉर्मूला लिख दीजिए।
मोलरता का फॉर्मूला था भाई। मोलरता क्या है? विले के मोल बटे विलियन का आयतन, और वो भी किसमें? लीटर में। अगर आपको एमएल में दे रखा है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। विले के मोल तो मेरे पास है सर, विले के मोलों की प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास कितना है? 10/83 गुणा 1000 बट्टे, क्या आपके पास आयतन है? क्या आपके पास आयतन है? हम करेंगे सर हमारे पास आयतन तो है नहीं। आयतन क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। अब आयतन को कैसे निकालें? लेकिन मेरे को एक फॉर्मूला पता है। क्या पता है सर? घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान बट्टे आयतन, यही तो होता है। बिल्कुल होता है सर। किसका आयतन चाहिए? यहाँ पर आयतन किसका होता है? विलेन का। अगर आपको यहाँ से आयतन निकालना हो, मान लीजिए आपको आयतन निकालना है, तो आयतन बराबर कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा सर द्रव्यमान बट्टे घनत्व। द्रव्यमान बट्टे घनत्व, ठीक है, सही बात है सर। अगर आपको आयतन विलेन का निकालना है तो द्रव्यमान भी विलेन का लेना पड़ेगा, घनत्व भी विलेन का लेना पड़ेगा। भैया द्रव्यमान कितना है विलेन का? 20 ग्राम तो कौन था हमारा? 20 ग्राम KI, बाकी 80 ग्राम कौन है? जल है। टोटल कितना हो गया? 100 ग्राम। भाई परसेंट में तो ऑलरेडी वैसे भी 100 ग्राम ही होना है बट्टे। घनत्व कितना है सर? विलेन का घनत्व दे रखा है हमें क्वेश्चन में। विलेन का घनत्व दे रखा 1.202, 1.202। आप इसको 1.2 भी मान लोगे तो भी आपका आंसर हो जाएगा आराम से सॉल्व। इसको आप पॉइंट हटाओगे भाई, 0 बढ़ा लोगे तो यहाँ से आयतन आपका आ जाएगा 1000/12। आप इसको चाहो तो सॉल्व कर लो, ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वॉल्यूम की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए भाई, आयतन का मान यहाँ रख दें, कितना हो जाएगा? 1000/12। सर यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? 1000 से 1000 कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 12 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। तो यहाँ से मोलरता कितनी हो जाएगी? 10 × 12/83। 10 × 12/83। और जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 120/83। 120/83। तो मोलरता यहाँ से जो आ जाएगी अपनी, मोलरता जो यहाँ से आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 1.44 या 1.45 भी कर सकते हैं, 44 आता रहेगा मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स ये आपकी आ जाएगी यहाँ से मोलरता। ये आ जाएगी यहाँ से आपकी मोलरता। तो उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा 1.5, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे ठीक है, अभी हम करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे 1.5 यानी 5 हमारे जो पाठ्यनिहित प्रश्न है वो हमारे हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा वो देख लेते हैं ना। तो वो हमें मिलेगा कहाँ? एक बार देखें हम, एक बार देख लेते हैं कौन सी जगह पर है हमारा, कि बार बार फिर ना आना पड़े। 9वें पेज पे है, पेज नंबर 9। ठीक, यहीं पर देख लेते हैं एक बार कहाँ है। आ जाओ भैया। ये आ गया आपके 1.5 हो गया था, बिल्कुल हो गया था। अब हम करने वाले हैं क्या? अब हम करने वाले हैं 1.6 और 1.7। ये आपके पास दो क्वेश्चन आ गए आपके सामने, एक 1.6 है, दूसरा आपका 1.7। चलिए पहले 1.6 की बात कर लेते हैं, फिर 1.7 की बात करेंगे। क्या है क्वेश्चन? है आपका सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग की जाती है। इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। इस लाइन का मतलब ये है केवल कि आपकी H2S गैस है जिसकी स्मेल आपके सड़े हुए अंडे जैसी है ना, उसका हम यूज कर रहे हैं, एक प्रैक्टिकल में यूज कर रहे हैं। उसने ये बोला है यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता इतनी दे रखी है तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। भैया इसमें विलेयता क्या है? उसने बोला कि आपको विलेयता दे रखी है, किसकी? H2S गैस की विलेयता दे रखी है। अब यहां से लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1.6 क्वेश्चन। उसने बोला इसकी विलेयता कितनी दे रखी है? 0.195 मोलर का मतलब मोल लीटर इनवर्स। भाई देखो कितनी दे रखी है? 0.195 मोलर। इसका मतलब क्या? मोल 195 मोल लीटर इनवर्स हो गया। सर ये क्या होती है? तो मोलरता होती है। बिल्कुल सही बात है, विलेयता मतलब मोलरता ही होती है। और उसने पूछा कि इसका आपको क्या बताना है? KH की वैल्यू बतानी है। हेनरी स्थिरांक। ये किसकी विलेयता दे रखी है साहब? ये दे रखी है H2S गैस की विलेयता। KH क्या है? हेनरी स्थिरांक। और हेनरी नियम में हमने इकलौता एक ही तो फॉर्मूला पढ़ा था सर,
कौन सा पढ़ा था हमने? वो पढ़ा था हमने किसी भी गैस का आंशिक दाब बराबर क्या होता है उसका उसका वो बराबर होता है KH इंटू उसके मोल अंश के। बिल्कुल सही बात है। KH की वैल्यू निकालनी है तो KH बराबर कितना हो जाएगा? KH बराबर हो जाएगा सर P अपॉन मोल अंश। मोल अंश किसके होने चाहिए? गैस के। गैस कौन सी है? H2S। P दे रखा है क्या? P दे रखा है सर? पता नहीं। X दे रखा है? बिल्कुल नहीं दे रखा। लेकिन एक चीज देखो, क्वेश्चन को अगर आप फिर से पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन में बोला है STP। क्या बोला क्वेश्चन में? STP। और STP का मतलब होता है सामान्य ताप तथा दाब। और सामान्य ताप और दाब की अगर हम बात करें, दाब चाहिए हमें, तो सामान्य दाब आपका 1 atm होता है। कितना होता है? 1 atm। इसका मतलब P की वैल्यू तो सर 1 atm होगी। P की वैल्यू कितनी होगी? 1 atm। लेकिन सर हमें मोल अंश चाहिए। मोल अंश किसके चाहिए? H2S गैस के। है हमारे पास? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। मोल अंश कैसे निकालेंगे? मोल अंश निकालने का फॉर्मूला तो सर ये होता है, अगर हमें मान लीजिए H2S के मोल अंश निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? H2S के मोल बट्टे कुल मोल। सर कुल मोल क्या है? क्योंकि ये क्या है आपका जलीय विलयन है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सर H2S के मोल प्लस जल के मोल। H2S के मोल प्लस जल के मोल, तभी तो आपको क्या H2S का मोल अंश मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। उसकी वैल्यू को यहाँ पर कर पाएंगे। लेकिन सर हमारे पास ना तो H2S के मोल दे रखे हैं, ना ही हमारे पास जल के मोल दे रखे हैं। लेकिन एक चीज पता है सर, वो क्या दे रखी है? वो दे रखी है हमको मोलरता। भाई सॉरी, मोलरता कितनी है? 0.195 मोल लीटर इनवर्स। इसका मतलब है विलयन के 1 लीटर में कितने मोल है? विलय के 0.195 मोल है। इसका मतलब आपको आयतन इसका अगर 1 लीटर है तो वहां पर H2S के मोल कितने हो जाएंगे? H2S के मोल हो जाएंगे 0.195। सर H2S के मोल तो मेरे को मिल गए। कितने हुए? 0.195 बट्टे 0.195। सर H2O के मोल कितने हुए? भाई कितना आयतन है सर? 1 लीटर है। जल की घनत्व तो 1 होता है, तो उसके 1 लीटर में द्रव्यमान कितना होता है? जल का 1 किलोग्राम ही होता है। इसका मतलब सर जल का जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। इसके मोल भी तो निकाल सकते हैं। अगर मुझे जल के मोल निकालने हैं, यहाँ से क्या करना पड़ेगा भाई? W बट्टे M। बिल्कुल सही बात है। W कितना है? 1000। M कितना हुआ जल के लिए? 18 हो गया। सॉल्व करेंगे 55.5 आ जाएगा। 55.5 आ जाएगा। रख दीजिए वैल्यू को, प्लस 55.5। जब तुम इसके मोल अंश को सॉल्व कर लोगे, तो इसका जो आंसर होगा भैया वो आता 0.0035। 0.0035 ये आ गए हमारे मोल अंश किसके? H2S के। तो प्रॉब्लम ही सॉल्व। KH की वैल्यू निकाल ली सर। बिल्कुल। P आपको 1 atm होगा, मोल अंश 0.0035 हो गया। 0.0035 हो गया। तो यहां से हमारा KH की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 285.7 atm। 285.7 atm। ATM क्यों लिखा भाई? क्योंकि हमने जो दाब है वो किस में ले रखा है? ATM में ले रखा है, इसलिए हमने यहाँ पर ATM लिया है। बार में ले रखा, बार में चेंज कर लीजिए। पास्कल में पूछा, पास्कल में चेंज कर लीजिए। तो हमने ATM में आंसर निकाल लिया है। ये हमारा हेनरी। इस तरह की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन में आपको विलेयता दे रखी है, मोलरता दे रखी है, KH की वैल्यू पूछी। मोलरता की हेल्प से जितनी मोलरता उतने विलय के मोल। बाकी विलायक कौन है? जल है। उसके मोल कितने निकाले? 1 लीटर में 1 किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम उसका WM हमें पता, वहां से जल के मोल निकाल लिए, दोनों के मोल रखे, उसका मोल अंश निकाला और मोल अंश की वैल्यू को यहाँ फिट करने के बाद आपने क्या कर लिया? KH का मान भी निकाल लिया। सही है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी और ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 1.7 क्या है? 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान इतना दे रखा है पास्कल में। किसमें दे रखा है? पास्कल में। चलिए एक काम करते हैं, नोट करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन आपका 1.7 क्या कह रहा भैया? क्वेश्चन ने कहा हमसे CO2 गैस की जल में विलेयता दे रखा, विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक मान दे रखा है। KH की वैल्यू है 1.67, KH की वैल्यू है
1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, इतना ही, 10⁸ पास्कल। 500 ml सोडा जल में मिला गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया आपको द्रव्यमान आपको इतना दे रखा, जल का द्रव्यमान आपको दे रखा 500 ml, ठीक है, ओके। 500 ml सोडा जल में मिलाया गया है, 2.5 ATM दाब पर बंद किया गया है। इसका मतलब दाब भी इसमें दे रखा है, कितना है? 2.5 ATM इसका दाब दे रखा है। उसके बाद 298 यानी उसी ताप पर घुली हुई CO2 गैस की मात्रा बताइए। CO2 गैस का क्या बताना है? द्रव्यमान बताना है। भाई एक बात बोलते, जब आप क्वेश्चन आए आपको एग्जाम में और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या है, सर यहाँ पर जैसे मेरे को KS दिख रहा है, KS दिख रहा है, डेफिनेटली हेनरी स्थिरांक से यानी हम बोल सकते हैं हेनरी के नियम से क्वेश्चन दे रखा है। हेनरी के नियम से क्वेश्चन दे रखा है, हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है। क्या पढ़ा है सर? हमने फॉर्मूला तो सर इतना पढ़ा है, P बराबर KH इंटू मोलस। हमको एक बात बताओ, P दे रखा है, बिल्कुल सही बात है, KH दे रखा है, बिल्कुल सही बात है, मोलस नहीं दिए। क्या हमसे मोलस तो पूछे नहीं, क्या पूछा है? द्रव्यमान पूछा है। सर मोलस निकाल, पहले मोलस निकाल सकते हैं, यहाँ से मोलस निकल जाएंगे तो हम मोल भी निकाल सकते हैं, और मोल निकाल सकते हैं तो फिर द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? मोलस निकाल लीजिए। मोलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? P बटा KH, ठीक है। P कितना सर? 2.5 ATM। सर एक और चीज, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। क्या? आपके P और KH दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए ताकि कट जाए तो, क्योंकि मोलस जो होता है हमारा मात्रक होता है, तो इन दोनों की यूनिट सेम। या तो इस ATM को पास्कल में चेंज कर लो या पास्कल को ATM में चेंज कर लो। मैं आपको बता देता हूँ यूनिट। 1 ATM बराबर जो होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, 5 पास्कल होता है। तो एक काम करते हैं, इसको चेंज करना, ये हो जाएगा आपका 2.5 इंटू कितना? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 25 में 25, 25 में 25, कितने? 2 3 पॉइंट है, तो 2.525 बड़ा 10⁵ पास्कल। ये हो गया हमारा P की वैल्यू। मोलस निकालने में P की वैल्यू कितनी हुई? 2.525 गुणा 10⁵ कितना है भाई? 5 बटे KH की वैल्यू कितनी? 1.67 इंटू 10⁻⁴ कितना है? 8 पास्कल, है ना। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद इसका जो हमारा आंसर आएगा वो मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना, जिससे कि हम आगे जल्दी टाइम को बचाकर हम आगे कैलकुलेशन कर सकें, है ना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 1.51 इंटू 10⁻⁴ आपको दे रखी है, तो 10⁻³ आपको दे रखी है -3, 10⁻³ ये आगे भी है मोलस। कितना? 1.51 इंटू 10⁻³ ये क्या आ गया आपको? मोलस। सर मोलस आ गए तो अब हम मोल भी तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि मोलस का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है ना भाई। किसके मोलस है ये? किसके मोलस है भाई? किसको मिलाया गया था? CO2 गैस को, तो CO2 के मोलस हुए। तो CO2 के मोलस निकालने के लिए CO2 के मोल बटे CO2 के मोल प्लस जल के मोल, यही तो होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सर एक और चीज मान लो, हेनरी का नियम। भाई गैसों की तो खोल लें, गैस की विलेयता तो बहुत कम होती है, और गैस की विलेयता कम होती है तो जल के कंपैरेटिवली गैस के मोल बहुत कम होते हैं, और बहुत कम होने की वजह से हम यहाँ पर CO2 के मोलों को जल के मोलों के कंपैरेटिवली कम मान लेंगे। कम मानने की वजह से CO2 के मोलों को यहाँ से नेग्लेक्ट कर दो। नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा CO2 के मोलस बराबर CO2 के मोल बट्टे जल के मोल। अगर मेरे को यहाँ पर CO2 के मोल निकालने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? मुझे करना पड़ेगा CO2 के मोलस गुणा जल के मोल। CO2 के मोलस तो दे रखे कितने अभी? 1.51 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है सर। जल के मोल पता है? नहीं, तो जल के मोल तो निकाल सकते हैं ना, तो निकाल सकते हैं सर। कैसे निकालेंगे जल के मोल? जल के मोल मेरे को निकालने हैं तो हमें वही करना पड़ेगा W/m। W कितना सर जल का? वो है आपका 500 ml में 500 ग्राम ही होगा। 500 ml में 500 ग्राम होगा, क्योंकि जल का घनत्व कितना रहता है? 1। तो ये हो जाता है 500 बट्टे इसका मोल द्रव्यमान 18 है, तो इसका आ जाता है आपका 27.78, मतलब 7-8। यहाँ रख सकते हैं आप वैल्यू 27.78। ये आ गया हमारा क्या? CO2 के मोलों की संख्या।
CO2 के मोलों की संख्या। अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, कर लेंगे अभी, रुको। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ से एक और चीज देख लीजिए, क्या देख लीजिए सर, हमारे पास CO2 के मोलों की संख्या कितनी आई है भैया, ये आई आपकी 1.51 इंटू 10⁻³ इंटू 27.78, इतना आ चुका है मोलों की संख्या। हमें पता है सर मोल बराबर कितना होता है, द्रव्यमान बट्टे मोल द्रव्यमान। तो यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, द्रव्यमान बट्टे मोल द्रव्यमान। भाई द्रव्यमान किसका, CO2 का, क्योंकि CO2 का मोल है। मोल द्रव्यमान किसका, वो भी CO2 का, बराबर 1.51 इंटू 10⁻³ इंटू 27.78। एक चीज देखो, CO2 का मोल द्रव्यमान कितना होता है सर, 44 होता है, क्योंकि कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32, जब दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 44। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं W ऑफ CO2 यानी CO2 का द्रव्यमान बराबर बट्टे क्या उतना हो जाएगा 44, बराबर 1.51 इंटू 10⁻³ इंटू 27.78। यहाँ से हम W CO2 का निकालेंगे, कितना हो जाएगा 1.51 इंटू 10⁻³ इंटू 27.78 इंटू 44। और जब हम इनका सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा फाइनल का आंसर आता है वो आता है आपका 1.84 ग्राम, 1.84 ग्राम। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। भाई इसमें करना क्या है, इसमें आपको द्रव्यमान पूछा था, किसका, गैस का। द्रव्यमान निकालने के लिए आपको मोल निकालने पड़ेंगे, और मोल निकालने के लिए आपको मोलस निकालना पड़ेगा, जो आपको हेनरी स्थिरांक और दाब आपको दे रखा था, वहां से हमने मोलस निकाला, मोलस से मोल निकाले, और मोल से हमने मोल से हमने क्या निकाले, उसको निकाल ले। इतनी बात समझ में आ गई, आनी भी चाहिए, सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। चलिए अब हम बात करते हैं, भाई 1.7 हमारा क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, है ना। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा होगा, 1.8 आएगा ना, ठीक है, 15वें नंबर पे है। चलो देख लेते हैं, 15 पर आ जाते हैं हम, आ गए, ठीक है। ये अपना मिल गया 1.8 क्वेश्चन, दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है सर। 1.8 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है इस वाले में। तो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, इस क्वेश्चन ने बोला आपको 350 केल्विन पर शुद्ध द्रव A एवं B के वाष्प दाब क्रमशः 450 एवं 750 mmHg। भाई इस क्वेश्चन को भी अगर आप इंग्लिश एनसीईआरटी से मैच करोगे तो यहाँ पर मिसप्रिंट दे रखा है, और मिसप्रिंट क्या है भाई, मिसप्रिंट ये है यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर 750 है वो 750 ना होकर उसमें 700 दे रखा है, उसमें आपको कितना दे रखा है 700, और अगर आप 750 करोगे तो आपका आंसर अलग आएगा, जो कि एनसीईआरटी के आंसर से मैच नहीं करेगा। इसलिए मैं यहाँ पर आपको 700 करके दिखाऊंगा ताकि आपका वहां पर भी आंसर क्या कर जाए, मैच कर जाए, ठीक है ना। तो ये 2-3 जगह आपकी मिसप्रिंट हो रखा है हिंदी वाली बुक्स में, तो इसलिए वहां से मैं आपको मिसप्रिंट जो भी हो रखा है, आंसर क्यों मैच नहीं करता उसका सबका रीजन बताते जा रहा हूँ। 350 केल्विन शुद्ध द्रव A और B का वाष्प दाब दे रखा है, A का भी और B का भी। लिखते चलते हैं सर, लिखते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.8, दो विलयन है आपका A और B, उनका दोनों का शुद्ध अवस्था वाष्प दाब दे रखा है, यानी PA0 दे रखा है और PV0 भी दे रखा है। सर कितना है PA0, कितना है PV0, एक बार देखना। A का वाष्प दाब दे रखा है 450, ठीक है लिख लो। A का दे रखा है आपको 450 mmHg, ठीक है। B का दे रखा है 750 है ना, वो 700 है एक्चुअल में, तो 700 mmHg। अगर आपको आंसर चाहिए एनसीईआरटी वाला तो आपको 700 करना है। अगर आप इसी क्वेश्चन का आंसर निकालना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप 750 कर लो, आंसर आपका आ जाएगा, है ना। इतना कर लिया। इसके अलावा कुछ दिया है, बिल्कुल दिया है। क्या दिया है, यदि कुल वाष्प दाब 600 mmHg, भाई कुल वाष्प दाब जो दे रखा वो कितना दे रखा, 600 mmHg पूरे विलयन का मिलाने के बाद, ठीक है। इसके बाद तो द्रव मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए, साथ ही वाष्प अवस्था में भी संगठन बताना है। ये संगठन का मतलब है आपको बताने इसके मोल अंश। क्या बताने भैया, संगठन का मतलब है आपको बताने हैं मोल अंश, और ये मोल अंश 2 अवस्थाओं में बताने हैं, 2 अवस्थाओं में, एक द्रवावस्था में, दूसरा वाष्प अवस्था में, वाष्प अवस्था।
दोनों में दोनों में सर द्रव अवस्था में कैसे निकालेंगे, वाष्प अवस्था में कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको Pn और Pv दे रखा, हम सकते हैं, राउल्ट का नियम लगा सकते हैं। हमने आदर्श अनादर्श विलयन पढ़े होते हैं, वहां पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। वहां पर हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था भाई, हमने पढ़ा था सर कुल वाष्प दाब जो होता है ना, वो होता है हमारा PA0 इंटू एक्स प्लस PV0 इंटू एक्स। ये तो होता है बिल्कुल। PT की वैल्यू दे रखी है, PA0 दे रखा है, PV0 दे रखा है, एक्स XV की वैल्यू निकालनी है। सर दोनों की वैल्यू एक साथ कैसे निकाल सकते हैं, एक पता हो इनमें से तो दूसरा निकाल सकते हैं, लेकिन हमें एक चीज पता, XA प्लस XV अगर दोनों को जोड़ दे तो आंसर तो 1 आ जाता ना, क्योंकि मोलंस तो एक से ज्यादा होता नहीं, मोलंस तो कभी भी एक से ज्यादा होता नहीं है। और जब नहीं होता तो भैया आप ऐसे कर सकते हो क्या, सर XA बराबर तो 1 माइनस XV हो जाएगा, हो सकता है नहीं, बिल्कुल हो सकता है। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट नहीं कर सकते, कर दीजिए। क्या कर देंगे फिर, PT बराबर हो जाएगा आपका PA0 इंटू एक्स प्लस PV0 इंटू XV की जगह क्या रख देंगे, इसको ऐसे करो, XV की वैल्यू रख दो, XV बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये तो हो जाएगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, कुछ भी निकाल लो। तो यहाँ रखते हैं 1 माइनस एक्स, आप चाहो तो XA की वैल्यू रख सकते हो, बात है कि कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, PT बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा PA0 इंटू एक्स प्लस PV0, एक बार इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें करेंगे माइनस PV0 इंटू XA, ठीक है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा PT बराबर, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा PA0, यहाँ पर माइनस PV0, कॉमन क्या आ जाएगा XA, वो ले लिया प्लस PV0, सही है, ठीक है सर। इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी तो जरूरत है नहीं अब देखिए यहाँ से कैसे करेंगे, यहाँ से हम करेंगे भैया, अगर मान लीजिए मैं ये लिखता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ PA0 माइनस PV0 इंटू XA बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा PT के बराबर है, ये वैल्यू प्लस की इधर जाए किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो माइनस PV0 माइनस PV0। यहाँ से मैं XA की वैल्यू निकालेंगे भाई, XA बराबर कितना हो जाएगा PT माइनस PV0 बटे PA0 माइनस PV0, PA0 माइनस PV0। भाई हमने एक बेसिक कंसेप्ट से यहाँ पर XA की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि मुझे द्रव अवस्था में क्या चाहिए भैया, द्रव अवस्था में मोलंस, मोलंस कौन से, A के मोलंस और B के मोलंस, दोनों के चाहिए ना, इसलिए मैंने मोलंस A के मोलंस के लिए फॉर्मूला निकाल लिया। अब निकाल लो, PT की वैल्यू पता है ना कितनी है, 600 माइनस PV0 700 बट्टे PA0 450 माइनस PV0 वही 700। जब आप सॉल्व करोगे तो भैया क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस 100, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 250, ओके 250, माइनस से माइनस कैंसर, जीरो से जीरो कैंसर, 5 दूनी 10, 5 25, 2 बट्टे 5 मतलब 0.4, 520 हो गए, 0.4 हो गए, यानी यहां से आपका XA की वैल्यू आ गई 0.4, कितनी आ गई भाई 0.4। XB निकालेंगे क्या करना पड़ेगा, अभी तो जाना था हमने, अभी तो जाना था, अगर हमको XB की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स कितना है 1 माइनस 0.4, तो यहां से XB की वैल्यू आ जाएगी 0.6। तो सर ये हमारी द्रव अवस्था में दोनों ही अवयवों का संगठन मिल गया है, यानी दोनों के मूलन समय मिल गए। XA की वैल्यू 0.4 और XB की वैल्यू आ जाएगी 0.6। अगर आप यहाँ पर 700 की जगह 750 करते हो तो दोनों की वैल्यू 0.5 आ जाएगी, सही, ओके। नेक्स्ट आपको निकालने में मोलंस किसके, वाष्प अवस्था में, तो ये तो द्रव अवस्था में थे। अगर आपको वाष्प अवस्था में निकालने हैं वाष्प अवस्था, तो एक काम करते हैं, वाष्प अवस्था के लिए मोलंस को YA और YB से दिखा देते हैं। XA XB द्रव अवस्था में हो गए, किस तरह आपके वाष्प अवस्था में हो गए। तो यहां से हमने राउल्ट के नियम के अनुसार किसी भी अवयव का जो आंशिक दाब होता है वो उसके शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब और उसके क्या होता है हमारा मोलंस के गुणनफल के बराबर होता है। ये तो था हमारा राउल्ट का नियम।
ये किसके लिए, ये विलयन के लिए, ये विलयन के लिए, द्रव अवस्था के लिए। लेकिन अगर आप गैसों की बात करते हो, वाष्प अवस्था में बात करते हो, तो वहां पर डाल्टन का नियम है और वो ये कहता है कि किसी भी अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उसके कुल वाष्प दाब गुणा उसके मोलस के गुणनफल होता है। जैसे मान लीजिए एक आंशिक वाष्प दाब होगा, कुल वाष्प दाब गुणा एक का मोलस। और अगर आपको बी का आंशिक वाष्प दाब चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कुल वाष्प दाब, कुल दाब गुणा मोलस। ये वाई क्यों बना रहा हूं भाई, वाई आपका वाष्प अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहां से हमें क्या निकालना है, वाई ए की वैल्यू, वाई ए बराबर कितना हो जाएगा, पी ए अपॉन पी टी। बिल्कुल सही बात है सर। पी ए कौन है, हमने ये पढ़ा भाई, क्या राउल्ट के नियम के अनुसार पी ए क्या होता है, ये होता है हमारा पी ए नॉट इंटू एक्स ए बट्टे पी टी। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह से यहां से भी करना चाहेंगे हम, वाई बी बराबर कितना हो जाएगा, वाई बी बराबर हो जाएगा पी बी बट्टे पी टी। पी बी कितना हो जाएगा, पी बी नॉट इंटू एक्स बी बट्टे पी टी। ठीक है, अब यहाँ पर करो भाई, पी ए नॉट की वैल्यू कितनी थी, पी ए नॉट 450 गुणा एक्स से कितना आता है 0.4 आया बट्टे पी टी कितना 600 है। इसको सॉल्व करेंगे सर, 0 से 0 काट दो, ठीक है काट दो, 0 से 0 उड़ा दिया। और क्या कर सकते भाई, और इसको काट दो कितने से, 15 से, 15 थी 45, 15 चौका 60, 4 से इसको काट दो 0.1, कितना आ गया भाई सर, ये आएगा 0.3। कितना आ गया भाई, वाई ए की वैल्यू आ गई 0.3। इसी तरह से यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई आंसर हमारा, यहाँ से निकालने पर आंसर आ जाएगा वाई बी बराबर हो जाएगा, पी वी नॉट कितना है, पी वी नॉट आपका 700 है, पी नॉट 700 ने एक बार देख लो 700 है, पी वी नॉट है आपका 700 गुणा, और यहाँ पर एक्स बी आएगा, एक्स बी की वैल्यू 0.6 आई थी बटे पी टी तो 600 आई है ना, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 0.1 हो गया, कितना आ गया, वाई बी आ जाएगा आपका 0.7। तो भाई यहाँ पर क्या देखना है, देखना ये है द्रव अवस्था में ए और बी के मोलंस क्रमशः 0.4 और 0.6 आते हैं और वाष्प अवस्था में क्रमशः 0.3 और 0.7 आते हैं। तो मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ ये आपको जो क्वेश्चन नंबर 1.8 है वो आपको समझ में आ गया होगा। भाई ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, मैं आपको बताऊं, ये बहुत टिपिकल लगते हैं, बहुत टिपिकल लगते हैं, ये क्वेश्चन हो नहीं पाते बच्चों से, है ना। और टीचर भी इनको बताने से पहले कई बार सोचता है कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे नहीं करें। तो अब आपके पास ना वीडियो है, अब जब मर्जी, जब आपको लगे भूल रहा हूँ, वापस से पहुंच जाओ, देख लो एक बार कैसे 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 किया हमने, सोल्व कर दो एक दो बार, आप देखोगे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। भाई टीचर के पास आते हैं, एक बार उन्होंने बता दिया, बार बार जाएंगे तो उनको लगेगा भाई बार बार पूछ रहा है। अब कोई टेंशन नहीं बार बार जाने की, आपको लगेगा कि ये वाला क्वेश्चन मैं भूला हूँ, तुरंत चैट कैम केमिस्ट्री क्लास पहुंचे, भाई कहाँ है लेक्चर, ये रहा क्वेश्चन नंबर ये है, आगे देख लो, बड़ा के देखो कौन सा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर है, सॉल्व कर दो, मेथड देख लो, फिर से आपको वही की वही चीजें मिल जाएंगी, है ना। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए भाई अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ मिलेगा भाई, अगला क्वेश्चन हमारा 1.8 तो हो गया, अब हमारा 1.9 पर जाना है। तो 1.9 किधर मिलेगा भाई, वन पॉइंट 9 और 1 पॉइंट, कई सारे क्वेश्चन होंगे ना अभी तो, बिल्कुल मिल जाए भाई, कहाँ गए, मिल गए भैया मिल गए। 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 यही क्वेश्चन है। अब इस चैप्टर में हमारे ये 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, 9, 10, 11, 12। उसके बाद पार्ट एंड क्वेश्चन जो है हमारे फिनिश हो जाएंगे इसके, और इससे पहले हम एग्जाम्पल कर चुके हैं। तो भाई आप करते रहना इस चीज को, है ना, आपको छोड़ना नहीं है। आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके हूँ, सबके क्वेश्चन करा चुके हैं, सबके फॉर्मूले करा चुके हैं, सारी चीज करा चुके हैं। अगर आप ये चाहते हो, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मान लीजिए आपको नहीं वाला क्वेश्चन मुझे पहले ट्राई करना चाहिए, मुझे रोक दो, पॉज तो कर सकते हैं ना, मैं जैसा हूँ वैसा का वैसा खड़ा मिलूंगा, आप उसको सॉल्व करके देख लो, सॉल्व हो जाए ठीक है, नहीं हो
दोबारा से मेरे को चालू कर दो, मैं आराम से चालू हो जाऊंगा। तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ फिर नजर आऊंगा, है ना। तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1.9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.9 हमारा क्या कह रहा है, सुन लीजिए। 298 केल्विन पर शुद्ध दे रखा है 23.8 mmHg शुद्ध जल का वाष्प, पी नॉट दे रखा है। 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया घोला गया है। भाई जल कौन है, विलायक, यूरिया कौन है, विलेय। अब जब हम अड़सों के गुणधर्मों की बात करते तो मैंने एक चीज कही थी, विलेय को 1 मान लीजिए, विलायक को 2 मान लीजिए। चलिए भाई, जैसा जैसा ये हमसे बोल रहे हैं महाजन, वैसा वैसा हम लिख लेते हैं। हमसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1.9 क्या बताएंगे, 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब यानी कि पी नॉट की वैल्यू दे रहे हैं सर 23.8, यही है ना, 23.8 mmHg। ठीक है सर, देखना जरा 23.8 mmHg। ओके, 850 ग्राम जल सर विलायक है, विलायक को 2 से दिखाएंगे, W2 850 ग्राम जल है, ठीक है। और 50 ग्राम यूरिया सर, W1 कितना है, 50 ग्राम है, क्या है, ठीक है सर। और क्या है, घोला जाता। तो इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब एवं इसके आपेक्षिक अवनमन का परिकलन कीजिए। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे भैया। 2 क्वेश्चन कौन कौन से आपसे पूछा है कि जल का वाष्प दाब क्या होगा, बाद में जा, पहले इतना था पी नॉट, पी कितना होगा, दूसरा आपेक्षिक अवनमन डेल्टा पी बाई पी नॉट की वैल्यू आपसे पूछिए। हमको एक चीज पता है सर, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट को, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट को हम बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, W1 बट्टे M1 इंटू W2 बट्टे M2 कहाँ बन जाता है, ये वाला तो फॉर्मूला था। सही बात है सर, यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं क्या सर, W1 कितना है 50 है, M1 कितना है, यूरिया के लिए कितना बताया था M1 सर, यूरिया के लिए 60 बताया, 60 लिख दीजिए, गुणा W2 कितना है 150 है, M2 कितना है, M2 मतलब जल है, तो जल के लिए M2 कितना हो जाएगा 18 होता है, 18 कर दीजिए, बस करो सॉल्व। कैसे करना सर, 0 से 0 काट सकता हूँ, मेरे को काट सकता हूँ, 6 3 18, 3 बार चला गया, 3 पंजे 15, एक काम करता है आगे लिख लेते हैं, यह है 5 गुणा 3 बटे 850, ठीक है ना। 5 से काट दो सर, काट दो, 5 × 5 कितने बचेंगे, 3। तो आपको यहां से आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट यानी कि आपेक्षिक अवनमन आपका आ जाएगा कितना, 3 बट्टे 170। अब देखो 170 का टेबल तो सर हमें पता नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पता, आप ऐसे सॉल्व करो। कैसे करो, क्या सर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बराबर कितना हो जाएगा, 3 बट्टे 17 गुणा 10। मैं लिख सकता हूँ ना, क्या दिक्कत है इसको लिखने में, 170 को 70 गुणा 10 लिख लिया। अब क्योंकि 170 का टेबल मेरे को नहीं पता था, 70 का पता है, पढ़ लो भाई। डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बराबर कितना हो जाएगा, 17 का पहाड़ा पढ़ूंगा भाई, किसमें 3 में भाग देना है, कैसे देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 17 के 17 कितना बचेगा भैया, ये बचेगा 3 और 10 होगा 13 हो गया, 13 मतलब 130 हो गया। तो कितना हो जाएगा, 17 119 होता है, बिल्कुल सही बात है, 7 आ जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो गया 10। आप इसको सॉल्व कर लोगे, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट जब 10 का भाग दोगे तो 0.017 सर। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। सर ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन डेल्टा पी अपॉन पी नॉट पूरे को बोलते हैं ना, तो आप ये मत बोलना कि सर पी नॉट की वैल्यू तो रख दो, नहीं, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट को ही वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा 0.017। तो इतनी चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब हमें साथ ही साथ एक और चीज पूछिए सर, एक और चीज क्या पूछिए भाई, हमसे पूछा गया है सर विलेन का वाष्प दाब और बता दीजिए। सर विलेन का वाष्प दाब कैसे बताएंगे, हमको ये चीज पता है, विलेन का वाष्प दाब होता है डेल्टा पी बराबर क्या होता है, पी नॉट माइनस पी होता है, डेल्टा पी बराबर क्या होता है, पी नॉट माइनस पी होता है। अगर मैं यहाँ से पी की वैल्यू निकालना चाहूँ, पी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, पी बराबर कितना हो जाएगा, पी नॉट माइनस डेल्टा पी, यही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, रख दीजिए सर। पी की वैल्यू निकालनी है तो पी नॉट माइनस डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी की वैल्यू
डेल्टा पी की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालना चाहें तो आप ऐसे निकाल सकते हो यहाँ से, या फिर एक काम करते हैं, आप डेल्टा पी की वैल्यू निकालने की बजाय इसी को रख दीजिए। देखो कैसे करेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या कितना आंसर है, डेल्टा पी अपॉन पी नोट बराबर 0.017, यही है ना। यहाँ से हम निकाल सकते हैं डेल्टा पी बराबर 0.017 इंटू पी नोट। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर डेल्टा पी क्या होता है, डेल्टा पी होता है हमारा पी नोट माइनस पी। सारी चीज तो हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना। अब ये नहीं बोलेंगे कहाँ से आया फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले हमने अड़सन के गुणधर्म में पढ़ चुके हैं। जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी, थ्योरी पढ़ लो भाई जाके। पी नोट माइनस पी बराबर कितना है, 0.017 इंटू पी नोट। यहाँ से पी निकालना है मेरे को, पी निकालना है, ये वैल्यू माइनस की, इसको इधर पहुंचा दो प्लस की हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी नोट माइनस 0.017 इंटू पी नोट। अगर आपको कन्वर्जन समझ में नहीं आया ना तो आप ध्यान से देख लेना भाई। अगर मेरे को पी नोट है, इसको इधर लेके जाऊंगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये वैल्यू इधर लेके आऊंगा तो नेगेटिव, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर नेगेटिव किया। इन दोनों में से मैं पी नोट को कॉमन ले सकता हूँ, ले सकता हूँ सर। पी बराबर कितना हो जाएगा, पी नोट इंटू 1 माइनस 0.017। पी की वैल्यू मेरे को नहीं, पी नोट की वैल्यू तो दे रखी है सर, कहाँ है ये रही, 23.8 रख दो, 23.8 रख दिया सर। 1 में से इसको माइनस करो, 1 में से माइनस करेंगे भाई तो भाई 10 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा सर, 8 बचेगा। फिर 9 आ गया, 0.0 आ गया। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, अब इनको सॉल्व कर लेंगे। जब 23.8 इंटू 0.983 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 23.34, 23.34 किस में आएगा भाई, MMHg, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्या, वास्तव किसका, विलियन का। भाई पहले वास्तव कब होता है 23, इसमें हमने यूरिया को 50 ग्राम मिला दिया तो उसके बाद उसका जो वास्तव है वो इतना वास्तव हो गया, और उसका बाद में होगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 1.9 जो हमारा किस 68 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भैया ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1.10 10वां क्वेश्चन है हमारा। क्या भाई 750 की ताप पर जल का क्वथनांक इतना है, जल का क्वथनांक इतना है। 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्वथन हो जाए। भाई ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा हटके। ये जैसे हम मानते हैं ना कि हमारा जो नॉर्मल ताप होता है कितना होता है 1 atm में 700 कितना होता है 760 mmHg होता है। ये यहाँ पर कितना 750। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है। उसने हमसे बोला है कि इतना दाब है। अगर ये क्वथनांक से है तो आपको दाब लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके फॉर्मूले में नहीं आता। उसने बोला है जल का क्वथनांक इतना है शुरुआत में। इतने का मतलब क्या है सर, यहाँ पर इसने बोल रखा है शुरुआत में, शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1.10 में क्या बोला, शुरुआत में जल का क्वथनांक है यानी कि टीबी नॉट वो दे रखा है 99.63 डिग्री सेल्सियस है। और उसने कहा है 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए। W2 वो लिया है, कौन है ये हमारा जल है, इसमें कितना सुक्रोज मिलाया जाएगा यानी कि W1 आपसे पूछा। और सुक्रोज का फॉर्मूला होता है भाई C12H22O11। W1 आपसे कितना मिलाया जाए कि इसका जो क्वथनांक है वो कितना हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसका जो टीबी है वो हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको क्वेश्चन आता है आप आंख बंद करके एक ही आपको फॉर्मूला लगा देना है। वो कौन सा फॉर्मूला है सर, डेल्टा टीबी बराबर बट M/W, यही है ना। फैक्टर नहीं लगाना क्योंकि सुक्रोज है वो अपने आयनों में नहीं टूटेगा। निकालना क्या सर W1, तो अंतर कर दो फिर। W1 बराबर कितना हो जाएगा, W1 निकालना तो डेल्टा टीबी, ठीक है, गुणा बट इंटू 1, ठीक है सर। डेल्टा टीबी की वैल्यू नहीं दे रखी। डेल्टा टीबी क्या है सर, डेल्टा टीबी का मतलब है चेंज, अंतर है, अंतर क्वथनांक का निकाल लो। यहां से कैसे निकालेंगे भाई, डेल्टा टीबी क्या होता है सर,
डेल्टा टी वी होता है टीवी माइनस टीवी नॉट, टीवी माइनस टीवी नॉट। अब आपको दो तरीके हैं, या तो आप डिग्री सेल्सियस को इसको केल्विन में चेंज कर लो, या फिर डिग्री सेल्सियस का ही डिफरेंस निकालो। भाई आंसर एक ही आएगा, आंसर एक ही आएगा। आप वरना करके देख लेना। तो अब यहाँ से क्या 100 माइनस 99.63, तो डिफरेंस कभी इनका क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे आप केल्विन में देखो चाहे डिग्री सेल्सियस में देखो। तो यहाँ पर मैं केल्विन में ले लूंगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर 10 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 7 बचेगा भाई। 9 में से 6 गए तो कितना बचेगा, फिर 3 बचेगा 0.0, यानी 0.37 आ गया सर। रख दीजिए, डेल्टा टी भी आएगा 0.37 इंटू M1 कितना है, M1 निकालना पड़ेगा। M1 यहाँ से हम निकालेंगे, M1 कितना हो जाएगा भाई। अब इन सबको मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, 342 आंसर आएगा। कितना आएगा 342। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। आप निकाल के देखना कितना आ जाएगा, 342 इंटू W2 कितना है 500 बट्टे केवी की वैल्यू तो हमें पता होता भाई, जल के लिए कितनी होती है केवी की वैल्यू 0.52 इंटू 1000। इसको सॉल्व कर ले, कर लो सर, सॉल्व तो करना है। 500 दूनी 1000, 2 बार 2 से काट दिया इसको ना। अब एक काम कर सकते हैं, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 एकम 2। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा भाई W1 बराबर कितना बचा, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, इसको पॉइंट से पॉइंट मैंने हटा दिया, तो यहाँ बचा 37 गुणा 171, ठीक है, बट्टे क्या बचा भाई 52 बचा है। और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जो हमारा आंसर है भाई, जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर 121.67 ग्राम। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा 121.67 ग्राम। तो सीधा आपको जल का शुरुआत का क्वथनांक दे रखा था, बाद का क्वथनांक भी दे रखा है, W2 दे रखा है, विलायक का द्रव्यमान दे रखा है, विलेय का द्रव्यमान आपसे पूछा है, हमने फॉर्मूला लिया, वहां से निकाला W1 के। ये हो गया हमारा 1.1 क्वेश्चन, यानी कि 10वां क्वेश्चन। अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा भाई 1.11 मतलब 11वां क्वेश्चन है। एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक अम्ल का, जो हमारा विटामिन सी होता है उसका नाम क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। फॉर्म उसका ये होता है H6। उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर उसके हिमांक में 1.5 ग्राम की कमी हो जाती है। क्वेश्चन आपका वास्तव आपका आर्टिकल से, दूसरा क्वेश्चन आपका क्वथनांक के उन्नयन से था, तीसरा क्वेश्चन आपको जो मिला है वो से है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, इसमें कोई ज्यादा बड़ी चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 1.11। क्वेश्चन क्या बोला, वन चीज लिखते जाओ, एस्कॉर्बिक अम्ल के उस द्रव्यमान का परिकलन करना है, या फिर क्या पूछा आपसे, W1 ही पूछा है। किस परिवर्तन विटामिन सी का फॉर्मूला क्या होता है, C6 फॉर्मूला तो होता है अपने पास C6H8O6। ठीक है, कि उस द्रव्यमान का परिकलन जिसे 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में, कितना दे रखा है, विलायक दे रखा है 75 ग्राम। ठीक है, 75 ग्राम एसिटिक अम्ल में घोलने पर उसके हिमांक में 1.5, हिमांक में 1.5 की कमी हो जाती है। 1.5 डिग्री सेल्सियस ले लो, डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस को आप 1.5 केल्विन ही रहेगा। डिफरेंस को आप 273.15 जोड़ दो तभी केल्विन, नहीं भाई डिफरेंस उतना ही रहता है, चाहे आप डिग्री सेल्सियस में देखो चाहे केल्विन में देखो। तो डिफरेंस कितना आपका 1.5। ठीक है, इसके बाद कई कमी हो जाती है, उसके बाद KF की वैल्यू दे रखी है 3.9, KF की वैल्यू आपको दे रखी है भाई 3.9 केल्विन kg मोल इनवर्स। ठीक है, W1 पूछा पहले की तरह जैसे हमने अभी किया था क्वथनांक के उन्नयन का क्वेश्चन, वैसे यहाँ पर भी करना भाई। डेल्टा टी बराबर क्या होता है, इंटू W1 इंटू 1000 डिवाइड बाई M1। ठीक है, ओके, W1 ही है, तो W1 बराबर कितना हो जाएगा, M1 इंटू W2 डिवाइड बाई इंटू दे रखा सर, कितना दे रखा 1.5। ठीक है, निकालेंगे
कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का कितना होता है? इसके बाद जो हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल जो M1 कितनी आती है भाई? 176। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 176 इंटू W2 कितना है? 75 बट्टे KF की वैल्यू कितनी है? 3.9 इंटू कितना है? 1000 है, लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लें, बिल्कुल कर लीजिए सर। सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे भाई? देखो पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ठीक है, इसको काटो। 25 3 75, 25 चौका 100, ये 40 आ गया, ठीक है। आगे लिख लेते ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, इजीली कर पाए। यहाँ से हमें क्या निकालना है? W1 निकालना है ना? हाँ जी, W1 निकालना है। यहाँ से बचा हमारा 15, ठीक है, गुणा 176 गुणा 3 कितना है? 39 गुणा 40। 3 से तो इसको काट दो पहले, 3 से तो इसको काटो, 3 एकम 3, 3 3 13 बार चला गया। इसको काट दो कितने से? 5 से, 5 3 15, 5 40, ठीक। तो यहाँ से अपना आ जाएगा W1 अपना आ जाएगा कितना? यहाँ कितना बचा भाई? 3 ही बचा है ना, तो 3 अभी हाँ कट जाएगा अभी। 3 गुणा 176 बट्टे 13 गुणा 8, यही है ना? बिल्कुल सही बात है। 8 से काट तो डायरेक्ट कट रहा है, डायरेक्ट कट रहा है। देखो कैसे कट रहा है? 8 दूनी 16, 1 बचा, फिर 8 दूनी 16, 22 हो गया। यानी यहाँ से W1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणा 22 बट्टे 13, ठीक है सर। तो W1 बराबर कितना होगा? 22 थी, कितना होता है? 66 बट्टे कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब 13 का पहाड़ा तो पता ही होगा ना आपको, 13 पंजे 65 होते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। कितना बचा? 1 बचा, 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, नहीं जाएगा, 0 कर दो, फिर कितना? 100 हो जाएगा। 13 में 7 91, 7 ग्राम कर दो। 5.07 ग्राम आपका आ जाएगा क्या? इसके विलेय की मात्रा, यानी कि विटामिन सी की मात्रा। उम्मीद करता हूँ कैलकुलेशन भी आपको आसान लगी होगी, क्वेश्चन का मेथड भी समझ में आ गया होगा, कैसे कैसे हमने इसको किया है। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? मतलब 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर, अपना लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और वो कौन सा क्वेश्चन है वो भी पढ़ लेते हैं। 1,85,000 मूलक द्रव्यमान वाले एक बहुलक के 1 ग्राम को 37 450 ml जल में घोलने से उत्पन्न विलयन के परासरण दाब का पास्कल में परिकलन कीजिए। भाई ये जो क्वेश्चन है ये आपका कहां से दे रखा है? परासरण दाब से। परासरण दाब से दे रखा है, सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? क्योंकि हमको पता था चारों से बनवाइए, तो आ चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा पाठ्यनिध प्रश्न में। 1,85,000 मोलर द्रव्यमान है। सर किसकी वैल्यू दे रखी है? मोलर द्रव्यमान M1 की वैल्यू कितनी है? 1,85,000, ठीक है। उसके बाद एक बहुलक के 1 ग्राम को मिलाया गया। भाई बहुलक मतलब विलय, तो W1 कितना हो गया? 1 ग्राम हो गया, ठीक है। अब क्या है? 1 ग्राम को 37 डिग्री सेल्सियस पे मिलाया। परासर दाब की जरूरत पड़ती है, लिख लीजिए भाई 37 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो आप इसमें 273.15 जोड़ देंगे। 37 प्लस 273.15 कैल्विन को ऐड कर देंगे तो ये आपका कैल्विन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? 0.15, यहाँ से हो जाएगा 7 और 3 10, और 7 और 3 10 और 11, फिर ये हो जाएगा 2 और 1 3, 310.15 कैल्विन, ठीक है। टेम्परेचर भी आ गया अपना, क्योंकि हमें परासर दाब में टेम्परेचर को कैल्विन में और आयतन को लीटर में लेना होता है, इसलिए मैंने उसको कैल्विन में चेंज कर दिया। इसके बाद 450 ml जल में कितना दे रखा है? 450 ml, लेकिन आपको लेना किसमें? लीटर में। तो 0.45 लीटर हो जाएगा, 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है। आगे उत्पन्न विलयन का परासर दाब बताना है। क्या बताना भाई? परासर दाब, यानी पाई की वैल्यू आपको बतानी, वो भी किसमें? पास्कल में। बतानी है पास्कल में। दीजिए भाई फॉर्मूला, रख दीजिए भाई फॉर्मूला। अपन को पता है, क्या पता है भाई? हमको पता है पाई NST, यही है, बिल्कुल सही बात है। पाई की वैल्यू हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? NST/V। L बराबर क्या? मोल ना, किसके मोल है यहाँ पर? विलय के। तो विलय के मोल कैसे रख सकते हैं? पाई बराबर N तो W बट्टे M है, तो W1 बट्टे M1 ऐसे लिख सकता हूँ, इंटू ST/V।
दो वैल्यू, अब क्या दिक्कत है, आपको आंसर ही निकालो ना सर डायरेक्ट। पाई बराबर कितना हो जाएगा भाई, W1 कितना है सर, W1 है 1, S कितना है, हाँ अब एक चीज देख लो, आपको पाई की वैल्यू निकालनी किसमें, आपको पाई की वैल्यू निकालनी सर पास्कल में। यहाँ पर आपको S की वैल्यू मैंने 2 बताई थी वहां पर उस टाइम, कौन कौन सी S की वैल्यू कौन कौन सी बताई थी सर, एक तो बताई थी 0.0821, ये थी आपकी लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। एक बताई थी मैंने 0.083 केल्विन इनवर्स, ये था आपका लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो भाई आपको करना क्या है, अगर आपको लीटर में पूछता पराशर दाब, आपको ये वैल्यू रखनी थी, बार में पूछता आपको ये वैल्यू रखनी थी, पूछा किसमें, पास्कल में। तो भाई एक और चीज मैं बता दूं आपका, 1 बार बराबर जो होता है ना, वो 1 बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। तो आप एक काम करो, अगर आपको पास्कल में वैल्यू निकालनी है तो आप बार वाली वैल्यू को रख दो, इंटू 10⁵ कर देना, पास्कल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप रख दीजिए, कितना आ जाएगा, एस की वैल्यू कितनी, 0.083 इंटू 10⁵ कर दो, तब किसमें आंसर आ जाएगा आपका, पास्कल में। टेम्परेचर कितना दिया, 310.15 है, आप या तो 0.5 लगा सकते हैं या केवल 310 भी लिखेंगे तो भी आंसर सही आना है आपका। इसके बाद M1 की वैल्यू कितनी है, 1,85,000 इंटू आयतन कितना भाई, 0.45। आप जब इसको आप सॉल्व करोगे, तो आपका आंसर आ जाता है 30.9 पास्कल, ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो आपके समझ में। भाई फिर से सुन लो, हम पहला चैप्टर क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर विलियन के सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि हिंदी माध्यम वालों के लिए है ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो हमने बताया था कि एनसीईआरटी में आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं भाई, एग्जाम्पल होते हैं, पाठ्यनिधित्य प्रश्न होते हैं, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होते हैं। तो हमने सबसे पहले उदाहरण वाले किए, जो इससे पहले वाले लेक्चर में किए थे। पाठ्यनिधित्य प्रश्न को हमने इस लेक्चर में सॉल्व कर लिया है, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस को हम आने वाले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इन क्वेश्चंस के आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इनको देखेंगे जब तक ये ना आए, क्योंकि भाई एग्जाम से पहले आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप करके जाएंगे। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए, जो भी आपके क्लासमेट है, बैचमेट है, ट्यूशन मेट है, जो भी आप उनको ये शेयर कर सकते हैं ना। तो आप भी करिए क्वेश्चंस, दूसरों को भी करने दीजिए, हेल्प करिए उनकी भी, है ना। तो शेयर करिए, इतना ही हम चाहते हैं। बाकी मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में इसके बाकी बचे हुए न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।